हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 10 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। दूसरा, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय तुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही हैं। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए दुनिया भर के देश कई तरह के ऊर्जा स्रोतों की खोज में लगे हुए हैं। इनमें मीथेन हाइड्रेट का नाम भी हमेशा चर्चा में रहता है। यह भी ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत ही है। अखबारों में कई बार हमने मीथेन हाइड्रेट के बारे में पढ़ा ही होगा। दोस्तों, पहले हम कुछ बातें मीथेन हाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं, फिर कथनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दरअसल मीथेन हाइड्रेट में प्राकृतिक गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें मीथेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यह मीथेन जल के अणुओं के जाल में फंसी होती है। अगर हम इसे पृथ्वी की सतह पर लाते हैं तो वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 घन मीटर मीथेन हाइड्रेट में से 164 घन मीटर नेचुरल गैस रिलीज होगी। सवाल यह है कि मीथेन हाइड्रेट किस कंडीशन में और कहाँ बनती है। तो बता दें कि मीथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट्स ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ जल की मौजूदगी में मीथेन बनती है, लेकिन कंडीशन यह है कि दाब काफी ज्यादा और तापमान कम होना चाहिए। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ परमाफ्रॉस्ट के नीचे या महाद्वीपीय सीमांत से सटे उथले तलछटों में बनती है। इसलिए यह सही है कि मीथेन हाइड्रेट के बड़े बड़े डिपॉजिट्स उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्री तली में पाए जाते हैं, यानी दूसरा कथन यहाँ सही है। अब हम पहले कथन की जांच करते हैं। यहाँ मीथेन के रिलीज होने की बात है जिसका कारण वैश्विक तापन को बताया गया है। फ्रेंड्स, यह कथन सही है क्योंकि वैश्विक तापमान जिस तरह बढ़ रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आर्कटिक और अंटार्कटिका के बड़े बड़े हिमखंड पिघलेंगे, यानी आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में जो मीथेन मौजूद है वह बर्फ के हटने से वायुमंडल में रिलीज हो जाएगी और यही मीथेन बाद में फिर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को और बढ़ाएगा, क्योंकि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और यह एक कुचक्र बन जाता है जो कि पर्यावरण और जैव विविधता के लिए घातक है। दोस्तों, तीसरा कथन यहाँ सही है। जो मीथेन गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाती है वह ज्यादा लंबे समय तक वायुमंडल में बनी नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ सालों बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा ओजोन और चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? A केवल 1 और 2, B केवल 2, 3 और 4, C केवल 1 और 4 और D यानी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, अगर हम पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र देखते हैं तो पाते हैं कि UPSC ने कई बार
पर्यावरण प्रदूषण पर सवाल बनाए हैं। 2019 में सवाल पराली दहन पर पूछा गया था, जो कि दिल्ली सहित उत्तर भारत के बड़े भाग में वायु प्रदूषण की बड़ी वजह है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आजकल फसलों को जल्दी से काटने के लिए मैकेनिकल हार्वेस्टिंग की जाती है। निश्चित तौर पर इससे बहुत तेजी से फसल कटाई होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे फसलों के निचले भाग के शेष या यूं कहें कि डंठल बचे रह जाते हैं। कुछ तकनीकों को छोड़ दें तो इन अवशेषों के सही उपयोग के लिए कोई सूटेबल मेथड नहीं है। इसलिए किसान इन अवशेषों को हटाने के लिए उन्हें जलाना अधिक सुविधाजनक समझते हैं, लेकिन इनके जलने से वायु प्रदूषण होता है। इन अवशेषों के जलाने से कई गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOC, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन और एरोसोल्स इत्यादि। इस लिहाज से सवाल में पूछी गई सभी गैसें इसका उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा, आर्द्र भूमि नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3 या फिर D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन C, यानी केवल तीसरा कथन ही सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, आर्द्र भूमियां एक फेवरेट टॉपिक है और इस पर यूपीएससी सहित दूसरे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते रहे हैं। बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। दरअसल आर्द्र भूमियों पर बढ़ते खतरे को देखते हुए और उन्हें बचाने के लिए दुनिया भर के कई देश ईरान के शहर रामसर में इकट्ठा हुए। यहाँ इन देशों ने 2 फरवरी 1971 के दिन एक अंतर सरकारी अभिसमय पर सहमति जताई कि वे आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए उचित कदम उठाएंगे। चूंकि यह कन्वेंशन रामसर शहर में हुआ था, इसलिए इसे आमतौर पर रामसर कन्वेंशन के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस स्पेशली एज वाटरफाउल हैबिटेट, यानी विशेषकर जलपक्षी आवास्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर अभिसमय है। इसके नाम से यह समझ में आता है कि यह कन्वेंशन उन आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात करता है जो जल पक्षियों के लिए प्राकृतिक होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं। दोस्तों, इस अभिसमय के पहले अनुच्छेद में ही आर्द्र भूमि की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 1 के मुताबिक कोई भी ऐसा क्षेत्र जो दलदली भूमि, पंख भूमि, पीठ भूमि या जल है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, उसे आर्द्र भूमि माना जाएगा। यह आर्द्र भूमि स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी। इसके अलावा उसमें चाहे प्रवाहित जल हो या रुका हुआ ताजा जल हो या खारा या फिर पश्च जल हो, उस क्षेत्र को आर्द्र भूमि माना जाएगा। वहीं उस समुद्री जल क्षेत्र को भी इसमें शामिल माना जाएगा जिसकी गहराई निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा इसी अनुच्छेद 1 में जल पक्षियों के तौर पर उन पक्षियों को मान्यता दी गई है जो पारिस्थितिक तौर पर आर्द्र भूमियों पर निर्भर हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो रहा रामसर कन्वेंशन के बारे में। अब हम इस सवाल के कथनों को सॉल्व करते हैं। पहला कथन गलत है क्योंकि यहाँ अधिदेशात्मक यानी मैंडेटरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यह कन्वेंशन केवल इतना कहता है कि इस कन्वेंशन में जो भी पार्टी शामिल हैं वे आर्द्र भूमियों के संरक्षण, प्रबंधन और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देंगी और उनके भू क्षेत्र में मौजूद कुछ सूटेबल आर्द्र भूमियों का नाम बताएगी, जिन्हें बाद में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया जाएगा। इसलिए यह कथन गलत है कि भारत सरकार के लिए इन पारितंत्रों का संरक्षण करना अपरिहार्य है, यानी मैंडेटरी है। दोस्तों, दूसरा कथन भी यहाँ गलत है। दरअसल में जब भी कोई अधिनियम, नियम या विनियम बनाया जाता है तो आमतौर पर उसके ऊपरी भाग में उसके उद्देश्यों या वह कानून किस अभिसमय अथवा समझौते की सिफारिश कर लाया गया है उसका जिक्र कर दिया जाता है। लेकिन 2010 के इन नियमों में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि ये नियम रामसर कन्वेंशन की सिफारिशों के आधार पर ही लागू किए जा रहे हैं। हालांकि रामसर अभिसमय के अनुच्छेद 3 में इस बात का जिक्र है कि वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए सभी सदस्य अपने स्तर पर नीतियां तैयार करेंगे।
अब हम 2010 के आर्द्र भूमि नियमों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, 2010 के इन नियमों में सबसे पहले आर्द्र भूमियों के महत्व का जिक्र किया गया है। नियमों के मुताबिक आर्द्र भूमियां जल चक्र का अहम हिस्सा होती हैं और इनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है। ये हमें कई तरह की पारितंत्र सेवाएं देती हैं, जैसे खाद्य, भौम जल अपशिष्ट स्वांगीकरण, जल शुद्धिकरण, भौम जल पुनर्भरण, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, बाढ़ शमन और अपरदन नियंत्रण आदि। फ्रेंड्स, इन नियमों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया था। इन नियमों के तहत निम्नलिखित आर्द्र भूमियों को संरक्षण यानी प्रोटेक्शन देने का उल्लेख है। पहला, रामसर अभिसमय के तहत मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यानों, समुद्री उद्यानों, अभयारण्यों जैसे पारिस्थितिकी क्षेत्रों में मौजूद आर्द्र भूमियां। तीसरा, ऐसी आर्द्र भूमियां जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया है। चौथा, 2500 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर अवस्थित उच्च तुंगता आर्द्रता भूमियां जिनका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे ज्यादा है। पांचवा, 2500 मीटर से कम ऊंचाई पर अवस्थित आर्द्र भूमियां जिनका क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर या उससे ज्यादा है। प्राधिकरण द्वारा पहचानी गई आर्द्र भूमियां। प्रिय व्यूअर्स, छठे पॉइंट के हिसाब से हमारा तीसरा कथन सही हो जाता है। बता दें कि केंद्रीय आर्द्र भूमि विनियामक प्राधिकरण का गठन 2010 के नियमों के तहत ही किया गया था, लेकिन इसका कार्यकाल 3 साल ही रखा गया। इसके बाद आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 लागू किए गए, जिसके तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया और इन्हीं प्राधिकरणों को आर्द्र भूमियों की सूची बनाने की जिम्मेदारी दी गई। एक अहम बात यह है कि 2017 के नियम 2010 के नियमों को समाप्त नहीं करते, बल्कि उन्हें सुपरसीड करते हैं, यानी 2010 के ज्यादातर नियमों को और इंटेंसिफाइड किया गया है। 2017 के नियम आर्द्र भूमियों में कई सारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। तीसरा, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 2 या फिर डी, 1, 2 और 3 यानी सभी कथन सही हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही हैं। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हमेशा की तरह यूपीएससी ने इस बार फिर प्रदूषण या जहरीले गैसों के उत्सर्जन पर फोकस किया। बता दें कि यह एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक कथन को समझते हुए हल करते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि खेती की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तरह के सिंथेटिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। हरित क्रांति के बाद से भारत में भी इस तरह के उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए कृषि मृदाएं नाइट्रस ऑक्साइड की बड़ी प्रत्यक्ष स्रोत होती हैं। इन उर्वरकों को मिट्टी की परिस्थितियों के हिसाब से बनाया जाता है ताकि डीनाइट्रिफिकेशन सही से हो सके। दोस्तों, जब फसल कटती है या मिट्टी की खुदाई होती है तो यह नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज हो जाती है, इसलिए पहला कथन सही है। गाइस, अमोनिया यानी NH3 के उत्सर्जन की बात करें तो यह प्राकृतिक तौर पर सूक्ष्म जीवों द्वारा पैदा होती है। जब सूक्ष्म जीव किसी भी कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज करते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होती है। इसके अलावा मानवीय गतिविधियों से भी अमोनिया पैदा होती है। अमोनिया पशुओं के भोजन करने से भी पैदा होती है। पशु चारे में प्रोटीन और कई तरह के नाइट्रोजन का उपभोग भी करते हैं। लिहाजा जब पशु मल त्याग करते हैं तो कुछ समय बाद सूक्ष्म जीव उसे डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। इससे अमोनिया रिलीज होती है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन भी सही है क्योंकि सुअर पालन और कुक्कुट पालन में निकलने वाले अपशिष्ट में यूरिक अम्ल होता है, जिससे अमोनिया सहित दूसरे नाइट्रोजन यौगिक रिलीज होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है।
दूसरा, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। तीसरा, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। आइए इसके विश्लेषण पर एक नजर डालते हैं। प्रिय व्यूअर्स, यह सवाल 2017 में वन अधिनियम में किए गए बदलाव को देखते हुए बनाया गया था। यूपीएससी का सिंपल ट्रेंड रहा है कि ताज़ा घटनाओं को बेस बनाते हुए ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप ताज़ा घटनाओं को कवर करते हुए उससे जुड़े कंसेप्ट और बेसिक जानकारी भी जरूर तैयार करें। जैसे 2020 प्रीलिम्स में हाथी पर एक बेसिक सवाल पूछा गया था। मोस्ट प्रोबेबली केरल में हथनी के साथ हुई दुर्घटना और बोत्सवाना में 300 हाथियों के मर जाने की घटना को देखते हुए वह सवाल बनाया गया हो। अब हम सवाल पर लौटते हैं। दोस्तों, वर्तमान जरूरतों को देखते हुए 1927 के वन अधिनियम में बदलाव के लिए 2017 में वन संशोधन अध्यादेश लाया गया था। बाद में इस अध्यादेश को 2018 में वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन से मूल अधिनियम की धारा 2 में बदलाव कर वृक्ष की श्रेणी में से बांस को हटा दिया गया। हालांकि ताड़, ठूंठ, झाड़ झाकर और बेंत को अभी भी वृक्ष में ही शामिल माना जाता है, लेकिन संशोधन में इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया कि वन क्षेत्रों में उगे बांस वन निवासी काट सकेंगे। हालांकि इससे यह माना जा रहा है कि गैर वनीय इलाकों में उगे बांस को काट गिराने के लिए अब अनुमति नहीं लेनी होगी। इसलिए पहला कथन गलत है। दोस्तों, दूसरा कथन सही है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 2 में लघु वनोत्पादों का जिक्र है और इसमें पौधा मूल के सभी नॉन टिम्बर वनोत्पादों को शामिल किया गया है। इसके अलावा बांस, बेंत, झाड़ू, ठूंठ, तुषार, ककून, शहद, मोम, लाख, तेंदू और केंदू पत्ता, औषधीय पौधे और जड़ी बूटी आदि भी शामिल है। गाइस, तीसरा कथन भी यहाँ सही है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी गौण वनोपज को इकट्ठा करने, उपयोग करने और समाप्त करने का स्वामित्व देता है और इस बात का जिक्र धारा 3 में किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।